क्या अस्थमैटिक पेशेंट्स जिम कर सकते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ी क्वेरी है जो जनरली पेशेंट्स पूछते हैं कि हम अगर जिम कर भी सकते हैं तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें करनी चाहिए या फिर हमें कितना हैवी वर्कआउट करना चाहिए। ये सभी क्वेरीज हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति एंड टुडे इन दिस वीडियो आई लेट यू नो कि कैसे अस्थमैटिक पेशेंट्स जिम कर सकते हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, एज वेल एज कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जनरली अस्थमैटिक पेशेंट्स को बार बार अस्थमा के अटैक्स आते रहते हैं, तो उनकी क्वेरी ये होती है, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जिम कैसे कर सकते हैं, हमें एक्सरसाइजेस के बीच में अटैक आ गया तो हम कैसे मैनेज करेंगे, हमें ब्रीदिंग इश्यूज हो गए तो। क्योंकि जिम में कोऑर्डिनेटली अगर हम बात करते हैं तो जिम में बहुत रश होता है, रश के साथ साथ बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, तो अस्थमैटिक पेशेंट्स को एट टाइम्स प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उस प्रॉब्लम से कैसे बचेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, कितना माइल्ड एज वेल एज कितना हैवी वर्कआउट आप कर सकते हो, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या फिर जो एक इंस्ट्रक्शन है मेरे साइड से वो ये है कि आपको हमेशा अपने जिम के ऑनर को या फिर जिम के ट्रेनर को ये पहले ही इन्फॉर्म कर देना है कि आप अस्थमैटिक पेशेंट हैं, कि आपको अस्थमा है। डिपेंड्स कि आपको लेस स्ट्रोक का अस्थमा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक आता है, वो सारी कंडीशन आपको कब से अस्थमा है, मतलब जितनी भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, ब्रीफ हिस्ट्री, वो सब आपको अपने जिम ट्रेनर को दे देनी है। अब बहुत सारे पेशेंट सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों बताएं कि हमें अस्थमा है, या फिर एट टाइम्स पेशेंट्स इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपनी मेडिकल हिस्ट्री शेयर करने में। लेकिन जब आपके जिम ट्रेनर को ये पता होगा कि आपको अस्थमैटिक अटैक आ सकते हैं या फिर आप अस्थमा के पेशेंट्स हो, तो कभी भी अगर जिम में आपको माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं तो जल्दी से आपके ट्रेनर्स आपको कैच कर सकते हैं विद योर सिम्टम्स। मतलब अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वाइल ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, तो आपके ट्रेनर को एटलीस्ट ये पता होगा कि आप ऑलरेडी एक अस्थमैटिक पेशेंट हैं, तो वो आपकी एक्सरसाइज उसी हिसाब से शेड्यूल करेंगे, आपका वर्कआउट भी, आपका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, आपका जो भी ट्रेनिंग है वो उसी अकॉर्डिंग आपका पूरा सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में आपको समझाया जाएगा या फिर आपको कराया जाएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो याद रखनी है वो यही है कि पहले आपको अपनी मेडिकल कंडीशन अपने ट्रेनर को बता देनी है। अब अगर हम दूसरे कंसर्न की बात करें तो पेशेंट का ये होता है, जनरली ये क्वेरी होती है कि मैम हम वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑब्वियसली यू कैन डू वेट लिफ्टिंग, लेकिन डिपेंड क्या कर रहा है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बॉडी वेट, आपकी एनाटॉमिकल कंडीशन है क्या। पेशेंट्स को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर अस्थमा है, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज हो रही है, तो बेटर है आप वेट लिफ्टिंग से अच्छा आप कार्डियो की तरफ जाओ। क्योंकि जब भी हम कार्डियो करवाते हैं तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे लंग्स में जो एयर का कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और क्योंकि एयर का कंजप्शन जब बढ़ता है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल जब हमारी बॉडी में बढ़ता है, तो ब्लड भी अच्छे से पहुंच पाता है हमारे लंग्स तक एज वेल एज हमारे हार्ट तक। क्योंकि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड होगी तो आपका हार्ट भी बहुत तेज पंप करेगा, और जब हार्ट की पंपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, एक सॉलिड एक एक्टिव पंपिंग होगी, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आई गेस नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप वर्कआउट करते हो, हम बहुत बार जब वर्कआउट करते हैं तो हम थक जाते हैं और हम हाफना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम नॉर्मल बॉडीज हैं, जब नॉर्मल बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो वो बहुत टाइम के बाद थकती है, फिर हाफना शुरू करती है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट अस्थमैटिक पेशेंट्स, तो पेशेंट्स को बहुत बार स्टार्टिंग में लाइक 1 to 3 सेट्स अगर उन्होंने करे हैं तो उसी में ही वो हाफना शुरू कर देते हैं। तो उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी वो एक्सरसाइज करें, जो भी वो वर्कआउट करें, वो बहुत ज़्यादा स्लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल होना चाहिए। आपको हरी में एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको ये नहीं कि आपको 1 घंटा जिम करना है तो उस 1 घंटे में आप सारी एक्सरसाइजेस कर लोगे, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटर आप अपनी एक्सरसाइजेस को अपने ट्रेनीज से या फिर अपने ट्रेनर से आप बहुत अच्छे से शेड्यूल करवा लो कि आपको कब कार्डियो करना है, आपको कब वेट लिफ्टिंग करना है, आपको कब एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है। सारा पैटर्न, सारी चीज़ें आपकी सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए एक पैटर्न में कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री अस्थमा की है, तो आप अपने अटैक को बहुत ज़्यादा सीवियर ना करते हुए आप अच्छे से एक प्रॉपर वे में एक्सरसाइजेस करोगे। अब अगर हम बात करते हैं जिम के अलावा नॉर्मल वर्कआउट की, नॉर्मल वर्कआउट इन द सेंस लाइक जॉगिंग एंड वॉकिंग, रनिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, स्विमिंग वगैरह, अब हम इनके बारे में बात करते हैं। जनरली स्विमिंग को माना गया कि एक बेस्ट एक्सरसाइजेज है जो पेशेंट कर सकते हैं, क्योंकि वाइल स्विमिंग आपका बॉडी का टेम्परेचर, आपकी हार्ट, आपका लंग्स का कैपेसिटी बहुत मिनिमाइज रहता है, बहुत एक्टिवली अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्योंकि स्विमिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर अस्थमैटिक पेशेंट्स। तो आप जितना ज़्यादा स्विम कर सकते हो, जितना ज़्यादा से मेरा मतलब है आप जितनी फ्रीक्वेंटली अगर आप स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप नॉर्मली स्विमिंग कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छा है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखे गए हैं अस्थमैटिक पेशेंट्स में।
अब अगर हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल एक्सरसाइजेस की, मतलब पार्क लेवल एक्सरसाइजेस की, जनरली वॉकिंग एंड रनिंग। आप वॉकिंग कर सकते हो, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस भी एरिया में, स्पेशली जिस भी पार्क में आप जा रहे हो, वहां पे आपको पोलन ग्रेन से एक्चुअली बच के रहना है, क्योंकि अस्थमैटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं किसी भी इन्फेक्शन को। उनको कोई भी वायरल बैक्टीरियल या फिर पोलन ग्रेन से कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा सप्रेस्ड रहती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम रहती है। तो ध्यान ये रखना है जहां पे भी आप रनिंग कर रहे हो वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा ना हो और पोलन ग्रेन्स भी ना हो, मतलब डस्ट पार्टिकल्स वहां पे ना हो, क्योंकि जब भी हम रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, हम भर भर के सांस लेते हैं, उसकी वजह से एट टाइम्स बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं। लेकिन अस्थमैटिक पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। तो जब भी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस पार्टिकल या फिर कोई पोलन ग्रेन चला जाता है, कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा ग्रेजुअली सीवियर होती चली जाती है। तो अगर हम बात करते हैं एक जनरल कंसर्न की, दैट इज जिम, तो आप जिम कर सकते हो, आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो, आप कार्डियो भी कर सकते हो, आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी बॉडी को हैम्पर नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी को ट्रिगर नहीं होने देना है, आपको अपने अस्थमा को एग्रीवेट नहीं करना है। डिस्पाइट ऑफ दैट आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट आपको नहीं करना है। आप वर्कआउट उतना करो जितना आपकी बॉडी सस्टेन कर पाए, क्योंकि हमें अब हमारी बॉडी का आइडिया होता है। आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस करोगे तो आपकी बॉडी में खुद एक आपको सिग्नल मिल जाएगा कि नहीं, इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, तो बेटर टेक रेस्ट, हैव सम वाटर एंड रिपीट अगेन। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में बहुत सारे रेपिटेशंस कर दोगे, आप बहुत जल्दी बॉडी बना लोगे, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पेशेंट्स एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, आपके ट्रेनर को पता होना चाहिए कि आपको अस्थमा है, क्योंकि जनरली हम जब एक्सरसाइजेस करते हैं जिम में, जब हम होते हैं, तो सफोकेशन की वजह से अस्थमा बहुत बार ट्रिगर हो जाता है, बहुत बार एग्रीवेट हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपके सराउंडिंग में किसी को पता ही नहीं है कि आपको अस्थमा है, तो पेशेंट को वो ज्यादा इनिशियल क्रिटिकल केयर नहीं मिल पाती है। तो अगर आपके ट्रेनर को पता होगा कि आपको अस्थमा है, तो वो आप पे ध्यान भी दे पाएंगे, और आपके जो भी सिम्टम्स है, अगर थोड़े बहुत एग्रीवेट होते हैं, थोड़े बहुत इनिशियल सिम्टम्स किसी को दिखते भी हैं, तो आपकी हेल्प बहुत अच्छे से हो पाएगी। इसके अलावा वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग जो भी आपको करनी है वो आप सब कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको ऑक्सीजन बहुत अच्छे से इनहेल करनी है, आपको अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ानी है, और वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब भी हम वर्कआउट करते हैं, जब भी हम एक्सरसाइज, रनिंग करते हैं, तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी वॉल्यूम बढ़ जाती है, मतलब हमारे लंग में ऑक्सीजन अच्छे से जाती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो भी होता है, और अस्थमा धीरे धीरे सप्रेस होता चला जाता है। आपके सिम्टम्स धीरे धीरे एग्रीवेट नहीं होता है, इनफैक्ट सप्रेस होते चले जाते हैं, और अस्थमा की प्रॉब्लम एट टाइम्स बहुत ज्यादा क्योर भी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप सोच रहे होगे कि सिर्फ वर्कआउट से आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर डाइट भी लेनी है, आपको बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने हैं, जिसकी वजह से आपका अस्थमा ट्रिगर ना हो। मेडिसिन से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, या फिर आप इनहेलर यूज कर रहे हैं, आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई रिकवरी नहीं मिल रही है, तो यू कैन गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन की वजह से आप नेचुरली हील अप कर पाओगे, आपकी बॉडी, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो नेचुरली बूस्ट अप हो पाएंगी। तो गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन। अगर मेडिसिन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट श्रेयस, हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आप डॉक्टर से अपनी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री भी डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने सिम्टम्स, कि आपको सबसे पहले कब फील हुआ था कि आप अस्थमैटिक पेशेंट है, या फिर आपको कब सबसे पहले अस्थमा अटैक आया था। ये सब आप हमारे डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी क्वेरी को माइंड में रखते हुए डॉक्टर्स आपको सजेशंस देंगे, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, एज वेल एज एक्सरसाइजेस एंड डाइट चार्ट भी प्रिस्क्राइब करेंगे। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट एडवाइस देंगे, ना आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।